नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या ईरान में तख्ता पलट का वक्त बहुत करीब आ चुका है। इस वक्त ईरान अपने इतिहास के सबसे खतरनाक प्रदर्शनों में से एक का गवाह बन रहा है। करीब 2 हफ्तों से जारी ये प्रदर्शन अब बेकाबू हो चुका है। हिंसा, आगजनी, सुरक्षा कर्मियों पर हमलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें आज आपको हैरान करेंगी। अब अली खमेनेई को ये सोचना पड़ रहा है कि क्या अब भी ईरान में रहना उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि ये हिंसा, ये प्रदर्शन अब ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं। और ईरान निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान में बड़े हमले की चेतावनी दे डाली है। इसके बाद आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्री हावर्ड लुटनिक के बयानों का विरोधाभास दिखाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हवाई दावे करने में ट्रंप ज्यादा आगे हैं या उनके मंत्री। हावर्ड लुटनिक ने दावा किया कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को कॉल नहीं की, इसीलिए डील अधूरी रह गई। जबकि ट्रंप कुछ और ही दावा कर रहे थे। लेकिन भारत ने इसकी सच्चाई बताते हुए अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि कुछ भी बोलने से पहले कम से कम ट्रंप और उनके मंत्रियों को आपस में चर्चा तो कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक झूठे दावों को लेकर ट्रंप प्रशासन अपनी किरकिरी यूं ही कराता रहेगा। इसके बाद आपको फैज़ इलाही मस्जिद मामले में पाकिस्तान के पाखंड की घुसपैठ दिखाएंगे। तुर्कमान गेट के बेगाने मामले में पाकिस्तान ने जबरन अपनी नाक घुसेड़ने की कोशिश की और मस्जिद को लेकर नकली आंसू बहाना शुरू कर दिया। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को भारत में मस्जिदों पर सवाल करने से पहले यह जवाब देना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान में 1817 मंदिर और गुरुद्वारों में से सिर्फ 37 ही क्यों बचे हैं। और उसी पाकिस्तान को यह भी समझना चाहिए कि अवैध अतिक्रमण हटाने और मस्जिद को हटाने में दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन पढ़ लिख लिए होते तो यह हाल थोड़ी होता। खैर, मेरी एआई वर्जन आज आप क्या बता रही हैं। आज मैं आजमगढ़ के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताऊंगी जिसकी मान्यता तो सीबीएसई से है, लेकिन वहां छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्चों को उनका धर्म और उससे जुड़ी बातें रटाई जा रही हैं, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। आज सबसे पहले बात ईरान की करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप का पूरा किरदार, पूरी कहानी, पूरा किस्सा, उनकी भूमिका कैसे अलग अलग देशों में आगे बढ़ रही है। ईरान विस्फोटक स्थिति तो हो ही रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और हम लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं इस वक्त जहां पर अमेरिका में एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको लेकर तरह तरह के सवाल आज उठ रहे हैं। वेनेजुएला में जाकर उनके राष्ट्रपति को उठा कर ले आना, कहना वेनेजुएला अमेरिका चलाएगा, वहां से लेकर ईरान पर बार बार फिर से धमकी देना कि वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शनकारियों पर कुछ मत करो वरना हम आप पर हमला कर देंगे। और तीसरी तरफ जो ट्रेड डील भारत के साथ होना है उसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाना। आज डोनाल्ड ट्रंप और उनकी भूमिका को लेकर इतने सारे प्रश्न पूरे विश्व में उठ रहे हैं और भारत के संदर्भ में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उनका घमंड, उनका ईगो क्या आ रहा है जिसकी वजह से वो इस ट्रेड डील को पूरी तरह से होने नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ ये भी समझाएंगे कि तरह तरह की झूठी बातें क्यों भारत के खिलाफ बोली जाती है, क्योंकि वो कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके मंत्री कुछ और कह रहे हैं। लेकिन शुरुआत हम पूरे किस्से को पिरोने के लिए ईरान से करना चाहते हैं, ताकि कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी और आप समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या कर रहे हैं। तो ईरान की बात हो रही है, अपने इतिहास के सबसे खतरनाक प्रदर्शनों में से एक का गवाह बन रहा है। पिछले 13 दिनों से प्रदर्शनों में गुरुवार की रात हालात ज्यादा खराब हो गए, स्थिति नियंत्रण से बाहर ही चली गई। जगह जगह आगजनी हो रही है, प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन हालात में वो क्या करें। पहले खबरें भी आई थी कि वो रूस जा सकते हैं,
खामेनेई इन प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप अमेरिका पर लगा रहे हैं। अब यह आरोप बड़ी गंभीर है। यहीं से इस पूरे मामले को आप समझिए, हम ईरान से इस किस्से की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। वेनेजुएला आपने देखा, हर कोई हैरान हो गया, विश्व हैरान रह गया। मानवाधिकारों पर पूरे विश्व को लेक्चर देने वाले अमेरिका, विश्व शांति की बात करने वाले अमेरिका, नोबेल प्राइज की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर बंदी बनाकर अपने देश में ले आते हैं, वेनेजुएला की संप्रभुता को दरकिनार करते हुए। और अब ईरान में बार बार उनकी धमकियां आ रही थी, और उसके बाद यहां पर जो स्थिति बन रही है, जो ये आगजनी आप देख रहे हैं सड़कों पर, इन सब को भड़काने का आरोप अमेरिका पर ईरान लगा रहा है। वो कह रहा है कि ट्रंप को खुश करने के लिए देश के हालात खराब ना करे। यह प्रदर्शन अब ईरान के सभी 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है। ईरान ह्यूमन राइट्स का कहना है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 45 प्रदर्शनकारी मारे गए, जिनमें 8 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 8 सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हुई है और 2270 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ईरान में ये प्रदर्शन निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी के आह्वान पर हो रहे हैं। खराब अर्थव्यवस्था, महंगाई के खिलाफ शुरुआत हुई इन प्रदर्शनों की, और अब ये सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन का शक्ल ले चुका है। इसके बाद अब रजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर आने की अपील की है और कहा कि लोगों को ये दिखाना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत बदलना चाहते हैं। अब इन सब के बीच अगर अमेरिका पर यह गंभीर आरोप ईरान लगा रहा है कि इन प्रदर्शन को अमेरिका से उकसाया जा रहा है, तो इसके 2-3 पहलू हैं जो आपको समझने चाहिए। पहली बात तो यही है कि अमेरिका का एक इतिहास रहा है, दूसरे देशों में तख्ता पलट का इतिहास, दूसरे देशों में अपने चुनिंदा लोगों को सत्ता सौंपना। एक नहीं अनेकों देशों की लिस्ट है। वेनेजुएला में जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। ईरान में भी तख्ता पलट से इसे जोड़ा जा रहा है। और देखिए जिस तरह से अब अपील की जा रही है, वहां पर खुल करके आप सड़कों पर निकलिए। इस अपील के बाद कल रात तेहरान में भीषण प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी, सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाई। ईरान की सड़कों पर खामेनेई की मौत के नारे गूंज रहे हैं। नारे ये भी लग रहे हैं कि शाह पहलवी लौटेंगे। फिलहाल ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। तेहरान में बाजार बंद रहे। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जा कर लिया। आज शुक्रवार भी था, जुमे की नमाज का दिन था। इन सब के बाद देखिए कैसी स्थितियां बनी हुई है। यूनिवर्सिटी कैंपस पर कब्जा कर लेना, इसके तुरंत बाद सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन लाइंस काट दी। इस रिपोर्ट में देखिए कि ईरान में इस वक्त क्या हालात हैं और कैसे हिंसा पर लोग उतरे हुए हैं और कैसे हालात विस्फोटक बने हुए हैं। ये तस्वीरें आपने देखी। अब सवाल है कि क्या ईरान में आज की रात तख्ता पलट की रात होगी, क्योंकि रजा पहलवी ने अपनी अपील में लोगों से सड़कों पर उतरने को कहा था, जिसका नतीजा है कि कल पूरे ईरान में करीबन 10 लाख लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रजा पहलवी ने यह कहा है कि लोगों की प्रतिक्रिया को देखने के बाद अपनी आगे की रणनीति वो तय करेंगे। यानी कि रजा पहलवी अभी तो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। उनके पिता 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान सत्ता से हटाए गए थे।
1979 में ईरान में यह सत्ता परिवर्तन इस्लामिक क्रांति के नाम से जाना गया, इस्लामिक रेवोल्यूशन। वहां शाह का शासन था, तो आरोप लगा कि शाह पश्चिमी देशों के प्रभाव में है, और ऐसा माना जाता है कि शाह परिवार पर अच्छा खासा मेहरबान अमेरिका रहता है और इनके रिश्ते हमेशा उनके सामने अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से जनता में असंतोष है। क्रांति के बाद जनवरी 1979 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान छोड़ना पड़ा। फिर फरवरी 1979 जब अयतुल्लाह खamenei 14 साल के निर्वासन के बाद ईरान लौटे और तेजी से सत्ता पर कब्जा कर लिया। पहलवी राजवंश का अंत हुआ, इस्लामी गणराज्य की घोषणा हुई। एक जनमत संग्रह के बाद ईरान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया और खamenei सर्वोच्च नेता बन गए, सुप्रीम लीडर। और तब से लगातार ईरान एक कट्टर और धार्मिक देश है और अमेरिका का दुश्मन। अब ये पूरी कोशिश इस तरह से देखी जा रही है कि ईरान की सत्ता पर काबिज सुप्रीम लीडर जो है, जिनके खिलाफ ये पूरा आंदोलन हो रहा है, उसको हटाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं, जगह जगह पर उन्हीं की तस्वीरें जलाई जा रही है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, काफी जो सरकारी संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उधर अमेरिका भी लगातार ईरान में भड़क रही इन प्रदर्शनों की आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप पर। अमेरिका का विदेश मंत्रालय सोशल मीडिया एक्स पर फारसी भाषा में यह पेज चलाता है, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के साथ यह फारसी में लिखा है, फारसी में पोस्ट किया गया। फारसी यानी वो भाषा जो ईरान में बोली जाती है। कोशिश यह है कि ट्रंप का मैसेज सीधे ईरानी लोगों को भी समझ में आए। इस मैसेज में ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान की सरकार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और मैंने उन्हें कहा है कि अगर वो ईरान के लोगों को मारना शुरू करेंगे तो हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। यानी ट्रंप सीधे ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं, खुलकर फारसी भाषा में लिखकर ईरान के आवाम के लिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान की सड़कों पर गुस्सा उफान पर है। खamenei शासन हर कदम दबाव में उठाता नजर आ रहा है। अमेरिका की इस चेतावनी से तेहरान की बेचैनी बढ़ी है और बढ़ना तय माना जा रहा है। इसीलिए तो ईरान के सुप्रीम लीडर भी कह रहे हैं कि ट्रंप को खुश करने के लिए देश का माहौल ना खराब करे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि अमेरिका की ईरान के हालात पर नजर बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा जो माहौल है उसमें ईरान के अंदर शासन को पलटने का जोश और उत्साह बहुत तेज दिखाई दे। कुछ पुरानी बातें याद आई। जो लोग अमेरिका को और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें याद आ रहा होगा, अमेरिका की ऐसी ही भाषा रहती है किसी भी देश में दखल अंदाजी शुरू करने के पहले। अफगानिस्तान ही ले लीजिए, तालिबान के खिलाफ क्या बोलते हुए वहां पर घुसे थे और उसके बाद किस हालत में उस देश को छोड़ा। उधर कल रात के घटनाक्रमों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने देश के नाम संबोधन दिया है और उन्होंने भी ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दिया। अली खamenei ने ट्रंप को कहा है कि सारे अहंकारियों का एक दिन अंत होता है, वैसे ही ट्रंप का भी होगा। अली खamenei की इस धमकी को वॉशिंगटन डीसी में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुना होगा। ट्रंप ने फारसी में मैसेज ट्रांसलेट करके ईरान की जनता को भिजवा दिया। लेकिन क्या ट्रंप ने अली खamenei की इस धमकी को फारसी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके सुना है या नहीं? हमने आपके लिए अली खamenei की धमकी को फारसी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ध्यान से सुनिए। हम कुछ ही देर में आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। किसी वजह से फिलहाल दिखाने में दिक्कत आ रही है। देखिए, अली खamenei की ये धमकी बता रही है जिसमें वो सीधा ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं कि ट्रंप ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल ना करे। अब देख रहे हैं आप, जो हमने आपको शुरू में कहा था कि कैसे ट्रंप के जरिए विश्व के तमाम जगहों पर हो रही घटनाओं की कड़ियां जुड़ेंगी और फिर जाके एक किस्सा मुकम्मल होगा। उसी कड़ी में अब आप देखिए कि वेनेजुएला की तरह कितने देशों को इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं और उन्हीं में से एक ईरान ये साफ साफ कह रहा है कि हमें वेनेजुएला समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वेनेजुएला में तो घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए ट्रंप। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया, रातों रात राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप किया, फिर उन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क लेकर आए। लेकिन दुनिया इस पर क्या कह रही है हम आपको बताएंगे। उससे पहले आइए अब हम आपको चलाकर सुनाते हैं जरा कि आखिर अली खamenei जो अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उनको वापसी धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं वेनेजुएला मत समझिए हम।
अब देखिए, जब मदुरो को भी किडनैप किया एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसको लेकर पूरे विश्व में बवाल मचा। पूरे विश्व में तमाम देशों ने उनकी निंदा की। रातों रात राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को किडनैप किया था, फिर उन पर मुकदमा चलाने के लिए न्यूयॉर्क लेकर आ गए। दुनिया ट्रंप की निंदा करती रह गई। ट्रंप ने यह काम करके दिखा दिया। सवाल यह है कि क्या ट्रंप ईरान में ऐसा कर सकते हैं? ट्रंप की इच्छा तो होगी ही, क्योंकि ईरान उन गिने चुने देशों में शामिल है जिन्हें अमेरिका खुलकर अपना दुश्मन मानता है। ट्रंप ने पिछले साल हमला करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन कहीं ट्रंप ईरान पर फिर से हमला तो नहीं करने वाले, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। इस क्षेत्र में ईरान के पास सबसे बड़ी सेना है। ईरान के पास 10 लाख सक्रिय सैनिक हैं। अकेले IRGC के पास कम से कम 1.5 लाख सैनिक हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध में माहिर है। इसके अलावा बासिज मिलिशिया भी है, जिसमें हजारों सैनिक हैं। अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जितना आसान तो नहीं ही होगा। ईरान के पहाड़ी भूभाग और विशाल शहरी क्षेत्रों को देखते हुए इसकी तुलना इराक से भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा ऐसी स्थिति में रशिया और चाइना भी ईरान की मदद के लिए आएंगे, क्योंकि ईरान इन दोनों का वेनेजुएला से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण साझीदार है। ईरान में आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यह वैसा अवसर नहीं साबित हो रहा है जैसा कि अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं। ईरान का संकट बड़ा है, गंभीर है। यह बात सही है, गंभीर आर्थिक मंदी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अली खamenei का स्वास्थ्य भी खराब है। लेकिन ईरान पर सीधा हमला करके सत्ता परिवर्तन करना फिलहाल संभव तो नहीं लगता। लेकिन यह वैसा अवसर साबित नहीं हो सकता जैसा अमेरिका और इजराइल सोच रहे हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि आज की रात बहुत बड़ी हो सकती है, और जिस तरह की स्थितियां ईरान में इस वक्त बनती हुई दिख रही हैं, एक क्लैश जो है वो अपने चरम पर पहुंच रहा है। अब तो दुनिया ये जान चुकी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले, एक अहंकारी और ईगोइस्ट व्यक्ति है। वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी दावा करते हैं, उनके दावे झूठे और गलत साबित होते हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी टीम में भी ऐसे ही लोगों की भर्ती कर ली है। ये जो शख्स आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने वाला है, इनका नाम ये हावर्ड ल्यूटनिक है, जो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी कि वाणिज्य मंत्री है। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। एक पॉडकास्ट में हावर्ड ल्यूटनिक ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर बहुत झूठे दावे किए हैं। हावर्ड ल्यूटनिक ने दावा किया कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी थी। भारत को बातचीत फाइनल करने के लिए 3 शुक्रवार यानी 3 हफ्तों का समय दिया गया था। ल्यूटनिक ने कहा कि पूरी डील सेट थी, ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे, इसके लिए बस मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल करना था। लेकिन मोदी ने कॉल नहीं किया, डील नहीं हो पाई। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी के इन दावों में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ट्रंप के मंत्री सिर्फ अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाए, जो सच्चाई से बहुत दूर है। ऐसे दावे किए जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्री किसी रियल एस्टेट डीलर की तरह ये डील कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई घर या फ्लैट खरीदने जाओ, पहली बार में अगर डील फाइनल ना हो तो आप कुछ दिन बाद फिर से जाते हैं, और इस बार डीलर जानबूझकर ज्यादा दाम बता देता है। ट्रंप इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सब कुछ चेहरे पर दिख रहा है, बात करने का ढंग देखिए, और जैसे कि मतलब आप वापस आए, हमने दाम बढ़ा दिए, मतलब जैसे ही मजाक, जैसे डिप्लोमेसी की तमाम जो नियमावली है उन सबको इस समुद्र में डाल दिया है अमेरिका ने। और जिस तरह की भाषा, जिस तरह की धौंस, जिस तरह की अकड़ दिखा रहे हैं, वो कल्पना के परे है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री गलत दावे कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि भारत और अमेरिका के बीच पिछले साल 13 फरवरी से ही ट्रेड डील की बातचीत हो रही थी। इस दौरान कई बार ट्रेड डील समझौते के करीब पहुंची, लेकिन बात नहीं बनी। ट्रंप और मोदी के बीच 2025 में 8 बार फोन पर बात हुई। ट्रंप ने सितंबर में मोदी को जन्मदिन की भी बधाई दी, जिसके बाद दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। इसके बावजूद अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हुई। असल में ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो हर बात को ईगो पर ले लेते हैं। वो एक ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, उनके अंदर अहम है, और यह अहम कई बार अहंकार बन जाता है। भारत के केस में भी ऐसा ही हुआ है। ट्रंप के मंत्री के इन दावों की हकीकत सुनिए। हकीकत यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद 13 फरवरी 2025 को सबसे पहले ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई। फिर आ जाइए, पन्ना पलटिए, अप्रैल 2025। ट्रंप ने पूरी दुनिया के लिए
रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की, तो इसमें भारत पर भी 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान। लेकिन ट्रंप के उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ था कि जिन जिन देशों के साथ ट्रेड डील चल रही है, जब वो खत्म होंगी तो उसी आधार पर टैरिफ लगेगा। लेकिन इसके बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 10 मई को सीज फायर हुआ। ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रखवाया, धमकी देके रुकवाया। कहा कि मैंने भारत को ट्रेड डील की धमकी दी, जिसके बाद भारत ने युद्ध रोका। जबकि भारत का पक्ष यह था कि यह युद्ध पाकिस्तान के कहने से रोका गया है, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से रोका गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला नहीं करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप नहीं रुके, दावा करते रहे कि युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। ट्रंप के इन दावों पर भारत में भी खासा राजनीतिक हंगामा हुआ, संसद में बहस हुई। उस बहस में सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया कि किसी भी विदेशी नेता के कहने से यह युद्ध नहीं रुका। आपको याद होगा पिछले साल मुझे लगता है जून का महीना था, जब कनाडा में G7 के नेताओं की बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, वहां ट्रंप भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से जल्दी लौटना पड़ा था और इस वजह से मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। खुद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का ऑफर दिया था, कहा था कि भारत लौटते हुए अमेरिका से होकर जाएं, लेकिन मोदी नहीं गए। उन्होंने ट्रंप का अमेरिका आने का ऑफर रिजेक्ट किया और यह बात खुद मोदी ने ओडिशा की रैली में कही। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। असल में ये सारी बातें ट्रंप के ईगो को हर्ट करती हैं, चोट पहुंचाती हैं, क्योंकि भारत ने पहले तो उनके युद्ध रुकवाने के झूठे दावों का समर्थन नहीं किया, फिर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की भी सिफारिश नहीं की, जबकि आसिम मुनीर बूट पॉलिश पीएम, आजकल जो पहले सेना प्रमुख की बूट पॉलिश करता था, अब वो अमेरिका की भी बूट पॉलिश करने लगा है। बार बार नोबेल के लिए कहता रहा कि नोबेल तो एक ही शख्स को मिलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रंप ने ये सारी बातें ईगो पे ले ली और फिर अगस्त में ट्रंप ने टैरिफ 25% से बढ़ा दिया, अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, 50% कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत नहीं रुकी। 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने मोदी को फोन करके बधाई दी। फिर अक्टूबर में दिवाली पर ट्रंप ने फिर से मोदी को फोन करके शुभकामनाएं दी और फिर दिसंबर 2025 में भी दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत। लेकिन ट्रेड डील अटकी रही। अब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ऐसा दावा कर रहे हैं जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। हमने इन टिप्पणियों को देखा है। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। संयोग से
हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 2025 के दौरान 8 बार फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हमारी व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर दोनों नेताओं ने चर्चा किया है। असल में जब ट्रंप ने भारत का टैरिफ 50% किया तो यह दावा किया कि भारत रशिया से ज्यादा तेल खरीदता है, इसी वजह से टैरिफ लगा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया से तेल तो बहुत से देश खरीद रहे हैं, जिनमें अमेरिका के चहेते भी शामिल। फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रशिया से सबसे ज्यादा तेल चाइना ने खरीदा, 2010 अरब यूरो का। इसके बाद भारत ने खरीदी 144 अरब यूरो की। तीसरे नंबर यूरोपियन यूनियन का है, वही ईयू जो यूक्रेन का समर्थन भी कर रहे हैं, दूसरे देशों को उलाना भी दे रहे हैं, रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं। यूरोपियन यूनियन 106 अरब यूरो का तेल रशिया से खरीदता है। चौथे नंबर पर है तुर्की, जिसने 77 अरब यूरो का तेल खरीदा, और 5वें नंबर पर ब्राजील, जिसने 19 अरब यूरो का तेल रशिया से खरीदा। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप को रशिया से तेल खरीदने वालों की लिस्ट में कौन दिखता है? भारत। हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के किसानों के हितों को ताक पर रखकर भारत से ट्रेड डील करना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन भारत के कृषि क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने को कह रहा है। इसमें कृषि उपकरणों के साथ ही अमेरिकी कृषि उत्पादों, दाल, मक्का, डेयरी उत्पादन के लिए भारतीय बाजारों को खोलने की मांग शामिल है। इसमें अमेरिकी जीएम फसलों के लिए एंट्री मांगी जा रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो कृषि और डेयरी क्षेत्र को खोलने के लिए तैयार नहीं है। यह भारतीय किसानों के लिए आत्मघाती कदम है, यह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत के इनकार के बाद से अमेरिका बौखलाया है, हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मोदी खुद ये कह चुके हैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो देश के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। असल में अमेरिका ने पहले तो अकड़ दिखाई, भारत पर ट्रेड डील करने का दबाव बनाया, शर्तें लगाई। जब भारत ने डील नहीं की तो अमेरिका डील से पीछे हटा, और इसके बाद पिछले साल सितंबर के महीने में चीन में एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई, जिसमें मोदी ट्रंप के दो सबसे बड़े दुश्मनों से मिले, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और इसके बाद अमेरिका के कान खड़े हुए, क्योंकि वो लगातार रशिया और चाइना के खिलाफ ही काम करते हैं, उन्हीं के खिलाफ बयान देते हैं। हाल के विवादों को भी देख लीजिए, तो ये सब कुछ रशिया और चाइना के टारगेट करने के लिए हो रहा है। लेकिन मोदी के इस दौरे से अमेरिका को यह लगा कि उनका एक बड़ा सहयोगी उनके कैंप से खिसक रहा है, क्योंकि अब अमेरिका ने यह भी देख लिया कि उनकी इन तमाम दबाव की कोशिशों का कोई फायदा नजर नहीं आया। देखिए, आज बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है, जो लोग हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या अब ट्रंप 500% टैरिफ लगा दे? ऐसा मुमकिन है, और जो स्थितियां बन रही हैं उस पर नजर भी है, और विदेश मंत्रालय ने इस पर खुलकर बात भी कही है। लेकिन उससे पहले देखिए, अनुमान है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ रही है, जबकि इसके पिछले साल 2024-25 में भारत का ग्रोथ रेट 6.5% था। और इस साल भी दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ रेट को जो प्रेडिक्ट किया है वो है 6.5 to 7.4%। एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये संभावना जताई है कि भारत की जो जीडीपी है
वो 6.5 से 7.4 के बीच रह सकती है, यानी कि भारत की इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज उन तमाम लोगों को भी ये देखना चाहिए जो उस दौरान सोशल मीडिया पर उछल उछल कर ताली बजा रहे थे कि लो लग गया, अब तो टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने टैरिफ। ताली पीटने वालों को देखना चाहिए कि भारत ने उसके लिए वैकल्पिक स्थितियां बनाई, किन देशों पर फोकस करना है उस पर वो आगे बढ़े, और आज जो स्थिति है जीडीपी की वही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कल ही हमने आपको बताया था कि अमेरिका एक ऐसा कानून लाने जा रहा है 500% टैरिफ वाला, और इसीलिए सारे लोग पूछ रहे हैं अब कि 500% टैरिफ लगाएगा क्या। बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। सैंक्शनिंग रशिया नाम से लाए। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। मतलब साफ है कि जो देश रशिया के साथ बैकडोर लेकर कारोबार करेगा वो भी अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ सकता है। इस एक्ट के तहत रशिया के ऊर्जा, बैंकिंग, डिफेंस सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अपनी ऊर्जा संबंधी फैसले 140 करोड़ भारतीयों के हिसाब से लेगा। मतलब भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका भारत को दबाव में लाने की हर टैक्टिक्स का इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। सुनिए। जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावित बिल है, उसके बारे में हमको ज्ञान है, और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग बड़े ध्यान से, जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ़ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाज़ार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति को तय करते हैं। अब आपको तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर पाकिस्तान का पाखंड दिखाने का वक्त आ गया है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद और तुर्कमान गेट हिंसा में जो भी हुआ, जैसी भी कार्रवाई हुई, वो सब भारत का आंतरिक मामला है, जिसमें ना पाकिस्तान को टिप्पणी करने का कोई अधिकार है, ना किसी और देश को, चाहे वो मुसलमानों का कथित हितैषी होने का कितना ही बड़ा दावा करे। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की फितरत है, वो एक बार फिर अपना प्रोपेगेंडा लेकर तुर्कमान गेट मामले में कूद पड़ा। जिस पाकिस्तान से अपना घर नहीं संभल रहा, वो भारत में मस्जिद और मुसलमान के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के पत्रकार ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास तोड़फोड़ और मस्जिद को कथित नुकसान के बारे में सवाल किया, जिस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इसे प्रोपेगेंडा वाले सवाल पर अपना पाखंड परोसते हुए फर्जी गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया, ताकि दुनिया इस झूठे प्रोपेगेंडा में फंसे कि किस तरह भारत में मुसलमान मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। अपने जवाब में अतिक्रमण हटाने को आरएसएस के अभियान का हिस्सा बताया। कहा कि अतिक्रमण के बहाने से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। झूठ की हद ही पार कर दी। इसे मुस्लिम विरासत को मिटाने की साजिश तक करार दे दिया। और एक बार फिर बाबरी मस्जिद के विध्वंस का जिक्र करते हुए भारत में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए भारत में मस्जिदों को बचाने की झूठी अपील कर दी। पाकिस्तान के इस झूठ, इस पाखंड पर भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी और कहा कि पहले पाकिस्तान अपने यहां अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में देखे। I did not elaborate or to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others.
अब पाकिस्तान का झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने से पहले अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की स्थिति के साथ वो क्या करते हैं यह पूरी दुनिया देख रहा है। भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर जब वो आज कह रहा है तो फिर ये जवाब तो बनता था। आपको एक महीने पहले आई पाकिस्तान की संसद की अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट बताते हैं। खुलासा हुआ कि विभाजन के वक्त पाकिस्तान में 1817 बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, जहां पूजा पाठ से लेकर धार्मिक गतिविधियां हो रही थी, आज उनमें से मात्र 37 मंदिर और गुरुद्वारे बचे हैं। ये देखिए, ये संख्या 1947 के मंदिर और गुरुद्वारों का मात्र 2% है। यानी हिंदुओं और सिखों के 98% धर्म स्थल पाकिस्तान में तोड़ दिए गए, खंडहर बना दिए गए, कब्जा कर लिए गए या हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और दूसरी तरफ भारत में आज 3 से 4 लाख मस्जिदें हैं, जो दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत में मस्जिदों की यह संख्या पाकिस्तान से 300 से 400% ज्यादा है। 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 20.5% थी, जो अब पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 2.1% है। भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर झूठ फैलाने वाले पाकिस्तान को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हुआ। उनकी आबादी बढ़ने या स्थिर रहने के बजाय घटती क्यों गई, और इतनी घटती गई कि वहां हिंदू नाम मात्र के अब बचे हैं। आज हम पाकिस्तान के पाखंड को बेनकाब करते हुए यह भी बताएंगे कि अवैध अतिक्रमण हटाने और मस्जिद हटाने में क्या फर्क होता है। पाकिस्तान दुष्प्रचार के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। उसे बता दें कि फैज़े इलाही मस्जिद को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। नुकसान पहुंचाना तो दूर, मस्जिद को छूना तो दूर, अतिक्रमण विरोधी अभियान से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मस्जिद के पास तक नहीं गया। एआई जनरेटेड वीडियो से हम आपको दिखा रहे हैं कि मस्जिद के आसपास जो ये अतिक्रमण है, सिर्फ उसे हटाया जा रहा है। ना ये क्रेन्स, ना ये जो लोग अतिक्रमण हटाने गए थे, कोई मस्जिद के पास तक नहीं गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जो भी कार्रवाई की गई वो सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ थी और पूरी तरह हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार की गई। फैज़े इलाही मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित है, उसी स्थिति में है जैसे पहले थी। नमाज जैसी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं। आज भी जुमे की नमाज अता की गई है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, भारत में मुस्लिम विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थल और उनकी पहचान से जुड़ी इमारतें मिटा दी गई। पाकिस्तान को यह भी देखना चाहिए कि उसने पिछले साल मार्च में बहावलनगर की एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। अब देखिए ये तस्वीर, फरवरी 2025 में सियालकोट में 22 अहमदिया मुसलमानों को जुमे की नमाज अता करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि एक कट्टरपंथी ने शिकायत की थी कि अहमदिया मुसलमान द्वारा सार्वजनिक नमाज करना या अपने धार्मिक स्थल को मस्जिद कहना गैर कानूनी, जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है। यहां तक कि पाकिस्तान की एक स्थानीय अदालत ने तो इन अहमदिया मुसलमानों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया। मस्जिद गिराई थी। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान खुद वहां हिंदुओं, सिखों के अलावा फिरकों के मुसलमानों पर अत्याचार करता है, मस्जिदों को भी तोड़ देता है, खुद तोड़ रहा है। उसके पाखंड को बेनकाब करने के लिए यह सब काफी है, जहां सभी मुसलमानों के पास भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। राजनीति में आपने एक शब्द सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग। यह शब्द है समाज को जोड़ने का, लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में समाज को तोड़ने के लिए कुछ अराजक तत्वों की जैसी कोशिशें हो सकती है। कैसी कोशिशें हो सकती हैं, उसे मैं एक नाम देना चाहूं, एंटी सोशल लोगों की सोशल मीडिया इंजीनियरिंग। आज दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा के बाद की पहले वहां जो आज पहली जुमे की नमाज हुई, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा इंतजामों के बीच इलाके में पूरी तरह शांति बनी रही। कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई अफवाह नहीं फैली, कुछ असामान्य नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ था 6-7 जनवरी की उस रात को, खुलासा ध्यान से देखिएगा। जब अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ, हिंसा के अतिक्रमण विरोधी अभियान को हाईजैक करने की कोशिश कैसे हुई। अब तक की दिल्ली पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कुछ अराजक तत्वों की वही सोशल मीडिया इंजीनियरिंग है जिसकी अभी मैंने बात की। सोशल मीडिया पर ये अपने फॉलोअर्स के बीच, इन्फ्लुएंसर्स हैं,
इनके पास कैमरा है, कुछ एडिटिंग टूल्स हैं, जिसके दम पर ये लोगों में तेजी से अफवाह फैलाते हैं। और आज ऐसे ही यूट्यूबर्स, ऐसे ही अफवाहबाजों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। हम सब ने तुर्कमान गेट हिंसा में पत्थर फेंकते पत्थरबाज देखे, लेकिन उनकी आंख, नाक, कान, ये वही सोशल मीडिया के पत्थरबाज हैं। ये लोग पत्थर नहीं फेंकते दिखेंगे, लेकिन सच मानिए इन्होंने ही हिंसक भीड़ को पत्थर उठाने का दुस्साहस दिया। दिल्ली पुलिस ने 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट तैयार की। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में सक्रिय तौर पर शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या नोटिस दे चुकी है या नोटिस देने की तैयारी में। दिल्ली पुलिस जिन 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, उनमें से कुछ की जानकारी आज तक के पास है। सबसे पहले देखिए ये नाम, ईमान रिजवी। ये महिला इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल में बड़ी बड़ी बातें लिख रही हैं। मैं पढ़ के सुनाती हूं। बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन, द सोर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। यानी बम और पिस्टल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर घिसने से तेज होती है। लेकिन इस पर जो आरोप है वो बहुत सनसनीखेज है। दिल्ली पुलिस ने ईमान रिजवी को नोटिस भेजा था, मगर वो अब तक पुलिस की जांच में शामिल नहीं हुई है। इस महिला का इंस्टा प्रोफाइल पर स्टैंड फॉर नेशन लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं कि ईमान रिजवी क्यों जांच में शामिल नहीं? अगर वो बेगुनाह है तो जांच से क्यों डरना? अगला, सोशल मीडिया के वो इन्फ्लुएंसर जो दिल्ली पुलिस की जांच के रडार पर है, उनमें सलमान खान नाम का एक शख्स भी है। ये अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को यूथ आइकन ऑफ इंडिया लिखता है। यूथ आइकन। इंस्टाग्राम पर इसके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स है। 2.3 मिलियन फॉलोअर्स। इसकी इंस्टा प्रोफाइल पर यह भी लिखा कि पोस्ट एक्स स्टेट मिनिस्टर वेस्ट यूपी इंचार्ज माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस PMJKY। अब इसका किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है या नहीं, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके प्रोफाइल से तो साफ नजर आ रहा है कि ये मुस्लिम युवाओं के एक बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर एक वर्ग के बीच में ये सक्रिय रहा है। अब देखिए, तुर्कमान गेट की हिंसा के वक्त ये सलमान जो है वो खुद मौके पर मौजूद था। वो लोगों के बीच ये तो कहता पाया गया कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, लेकिन पुलिस के आरोपों के मुताबिक फैज़े इलाही मस्जिद को लेकर डर बैठाने में कहीं ना कहीं इसका भी हाथ हो सकता है। सुनिए। मीठा होगा ये हमारी मस्जिद जहाँ कायम है, इंशाल्लाह वहीं तामीर रहेगी, वहीं कायम रहेगी। सिर्फ हमें सब्र की और हमें दुआ की जरूरत है। सब भाई दुआ करें, अल्लाह का घर है ये मस्जिद है, और ये कोई इमारत नहीं है, ये कोई घर नहीं है, फ्लैट नहीं है। ये कोई भी आएगा 2-4 दिन में कोई भी ढहवा के चला जाएगा। मैं कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी मैं अपने शासन प्रशासन। और इसी खबर के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बात समझ लीजिए, आप 100% डेटा यूज नहीं कर रहे, डेटा आपको 100% यूज कर रहा है। नमस्कार। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज का सबसे तेज